नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। शो में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस की पहली लिस्ट उम्मीदवारों के नाम की जारी हो सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली मीटिंग में जानकारी मिल रही है। करीब 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। राहुल गांधी का नाम भी पहली लिस्ट में ही है। वायनाड से राहुल गांधी को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और आइए जरा अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये जो मंथन हुआ है कांग्रेस के भीतर, तो पहले तो ये जानिए कि आखिरकार किन राज्यों को लेकर मंथन हुआ है। इसमें मुख्य तौर पर केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, ये वो राज्य हैं जिनको लेकर मंथन हुआ है और इन राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनाई गई है, जिसमें अभी तक की बड़ी खबर यही कि करीब 40 नामों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से तैयार कर ली गई है। कांग्रेस की बैठक में पूर्वोत्तर के जो 5 राज्य हैं उनकी सीटों को लेकर भी नाम तय कर लिए गए हैं। सूत्र बता रहे हैं त्रिपुरा में कांग्रेस सीपीएम के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। मेघालय की 2, मणिपुर की 2, सिक्किम की 1 सीट पर नाम तय कर लिया गया है। मणिपुर से पूर्व मुख्यमंत्री ओक्राम एबोबी सिंह को टिकट दिया गया है। देखिए, औपचारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन अभी तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं 40 सीटों के लिए। और नॉर्थ ईस्ट, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, जहां जो सीटें हैं वहां पर 5 राज्यों के लिए नाम फाइनल कर लिए, 5 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। इसमें मेघालय की 2 हैं, मणिपुर की 2 हैं, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस के भीतर फाइनल कर लिए गए हैं। और साथ ही आपको बता देते हैं कि कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आएगी, इसमें बड़े नाम कौन से हैं जिन पर मोहर लगेगी। उसमें सबसे पहले तो राहुल गांधी का नाम, जो वायनाड से एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे। शशि थरूर, तिरुवनंतपुरम, 2009 में पहली बार तिरुवनंतपुरम में जीत हासिल की थी शशि थरूर ने। उसके बाद 2009, 2014, 2019 जीत की हैट्रिक शशि थरूर यहीं तिरुवनंतपुरम से लगा चुके हैं। और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से उतारने की तैयारी में। अच्छा, देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। कांग्रेस दिग्गज पर दाव लगा रही है। ऐसे में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रहे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। ऐसे में राजनांदगांव, जो अभी बीजेपी के पास है सीट, वहां से कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और कोरबा, ज्योत्सना महंत पर एक बार फिर पार्टी भरोसा कर रही है। 2019 में ज्योत्सना महंत ने ये सीट जीती थी कोरबा की। ओक्राम एबोबी सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे हैं। ओक्राम एबोबी सिंह फिलहाल विधायक हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में मणिपुर से ओक्राम एबोबी सिंह को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी। और केरल को लेकर उधर शुरू में राहुल गांधी वायनाड से जो चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे। साथ ही आपको ये बता दूं कि अन्य जितने सांसद कांग्रेस पार्टी के केरल में हैं, सभी मौजूदा सांसद रिपीट होने वाले हैं। 2019 में 16 लोकसभा सीटों पर केरल में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 16 में से 15 कांग्रेस पार्टी ने सीटों पर जीत हासिल की थी। मतलब केरल में कांग्रेस के 15 जो सांसद हैं वो रिपीट होने जा रहे हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेन्द्र से कि अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, राज्यों के नाम, उम्मीदवारों के नाम 40 के आसपास, औपचारिक ऐलान कब होगा? ये जो मंथन हुआ है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के उच्च सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की पहली सूची लोकसभा की जो है वो आज निश्चित तौर पर आएगी। और उसके पीछे एक दिलचस्प संयोग भी बताया जा रहा है कि आज महाशिवरात्रि है और राहुल गांधी की जो शिव भक्ति है वो भी जग जाहिर है और वो शिव भक्त के तौर पे जाने जाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है और उस मौके पर कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आएगी उसमें नाम राहुल गांधी का भी होगा वायनाड से। तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस की पहली सूची आएगी जिसमें तकरीबन 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होंगे। खास तौर पर जो आपने जानकारी दी केरल की सीटें, रोमाना, इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ की सीट और पूर्वोत्तर के जो 5 राज्य हैं तकरीबन जिनकी सीटों पर कल रात मोहर लगी है, उन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होंगे। कल लगभग 60 सीटों पर चर्चा होनी थी, लेकिन मोहर 40 पर ही लग पाई। तो उन 40 सीटों पर उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आज किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। जी रहिए मेरे साथ जैनेन्द्र, में लौटूंगी आपके पास। सुना देते हैं जरा दर्शकों को कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता क्या कह रहे हैं।
टिकट वितरण को लेकर सीसी में विस्तारित चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स हैं, जो इंचार्जेस स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। जो भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में है उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। കേരളം, കർണാടകം, തെലങ്കാന, അതുപോലെ ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ലക്ഷദ്വീപ് അടക്കമുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഐ കെ നോട്ട് റിവീൽ എനിത്തിങ് നൗ. എവറിथिंग വിൽ കം വിത്ത് എ ऑफिशियल स्टेटमेंट. हमारी एक प्रक्रिया है, बैठक होती है, विचार विमर्श होता है, उसके बाद में कैंडिडेट की सूची निकल जाती है। मैं समझता हूं आज या कल, जो कल रात को जिन जिन राज्यों पर विचार हुआ था उनके उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर ये मंथन सीटों को लेकर, उम्मीदवारों के नाम को लेकर, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है। अनुराग ठाकुर ने सीधे निशाने पर राहुल गांधी को लिया है। कह रहे हैं गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से पलायन कर गया है। कांग्रेस की प्लानिंग उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को करारा जवाब देने की तैयारी में, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। लगता था गांधी परिवार पलायन कर गया है, पर उनकी प्लानिंग में उत्तर प्रदेश कहीं नजर ही नहीं आता था। राहुल गांधी जी तो वायनाड में जाकर उत्तर प्रदेश के लिए जो शब्द बोलते थे यहाँ के लोगों के लिए, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आपने तो देखा, जब आप आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। क्या सोच के चुनाव लड़ेंगे? वायनाड में भी कम्युनिस्टों ने रंग दिखा दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता तो करारा जवाब देने का इंतजार कर रही है। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से निशाने पर गांधी परिवार को लिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से पलायन कर गया है गांधी परिवार, क्योंकि सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं वायनाड से तो राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरने जा ही रही हैं। वायनाड मतलब केरला, और ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट का क्या समीकरण रहने वाला है, अब जरा ये समझ लीजिए आप। त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ कांग्रेस पार्टी जा रही है, केरल में लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जा रही है, पश्चिम बंगाल को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है कहीं साथ और कहीं आमने सामने की लड़ाई की तैयारी है। सीधे रुख करते हैं जैनेंद्र का और समझते हैं जरा कांग्रेस और लेफ्ट के बीच के इस समीकरण को, कहीं साथ और कहीं आमना सामना, रणनीति क्या है? बिल्कुल रोमाना, एक तो देखिए ये सभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर है प्रधानमंत्री मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकने के लिए, लेकिन इनमें आपस में भी प्रतिस्पर्धा है कि कौन ज्यादा सीटें जीतेगा। और इसी वजह से केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट की लड़ाई है। आप देखेंगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन में लड़ रहे हैं वो पंजाब में आमने सामने हैं। और राहुल गांधी इसीलिए वायनाड से एक बार फिर उतरे हैं रोमाना, ताकि राहुल गांधी के लड़ने से केरल की ज्यादा सीटें कांग्रेस की तरफ झुक सकती हैं। राहुल गांधी के लड़ने से माहौल बनेगा। तो साफ तौर पर आपस में प्रतिद्वंदिता है और केरल में तो वो पुराना एलडीएफ बनाम यूडीएफ चला आ रहा है और उसी का एक और अध्याय लोकसभा चुनाव में लिखा जाएगा। केरल की 20 सीटों में कांग्रेस 16 पर लड़ती है, बाकी 4 वो अपने सहयोगियों को देती है और लेफ्ट भी सीपीआई, सीपीएम और उसके जो अन्य सहयोगी हैं वो सब लोग लड़ते हैं। तो और आमने सामने की लड़ाई इस दलील से लड़ते हैं कि यहां पर तो बीजेपी है ही नहीं। तो केरल में देश भर की जो राजनीति देखने को मिलेगी, कांग्रेस बनाम बीजेपी या कहें इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन, वो केरल में देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके संसद में पहुंचे, ताकि संसद में जो ताकत है वो बढ़ती नजर आए। एक अहम बात ये भी मैं दर्शकों को यहां पर बता देना चाहूंगा कि जहां एक तरफ केरल में लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई है, वहीं त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, उसमें से एक सीट पर कांग्रेस लड़ने जा रही है और एक सीट पर सीपीएम लड़ने जा रही है। हालांकि अभी तक इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कल कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में केवल एक सीट पर ही मुहर लगाई गई। बिल्कुल, ये बताया हमने दर्शकों को, त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ गठबंधन में जाने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। केरल में हालांकि आमने सामने की लड़ाई के लिए कमर कस ली गई है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले नए साथी जोड़ने की कोशिश एनडीए के भीतर भी जारी है। बड़ी खबर ये आ रही है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना इनके साथ गठबंधन करेगी। मतलब चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना
एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने अमित शाह से, जेपी नड्डा से दिल्ली आकर मुलाकात भी की है। आंध्र प्रदेश में गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर माना यह जा रहा है कि चर्चा भी हुई है इन मुलाकात में। तो वो फॉर्मूला क्या रहने वाला है जिसके तहत आंध्र प्रदेश में ये सीट शेयरिंग होगी? एनडीए में जब आ जाएंगे चंद्रबाबू नायडू और साथ ही पवन कल्याण अपनी पार्टी जनसेना के साथ, तो फिर वो फॉर्मूला क्या रहने वाला है सीट शेयरिंग का, ये जान लीजिए आप। लोकसभा में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, 25 लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश की आप जानते हैं बीजेपी को दी जाएंगी 5 से 6 सीटें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। टीडीपी 16 से 17 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी और जनसेना को 3 सीटें मिलेंगी इस गठबंधन के फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये लोकसभा के लिए 25 सीटें जो आंध्र प्रदेश की हैं उसके लिए ये फॉर्मूला सामने निकल कर आएगा अगर ऑफिशियली औपचारिक तौर पर एनडीए में इस गठबंधन में शामिल हो जाते हैं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित अस्पत मौजूद हैं, साथ ही हैदराबाद से आशीष भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अंकित से जरा जान लेते हैं कि ये जो मुलाकातों का दौर हुआ है, अंकित मान लिया जाए गठबंधन फाइनल है? जी लगभग हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अमित शाह से करीबन 1.5 घंटे तक कल रात में मुलाकात हुई है। करीबन 10:30 बजे के आसपास चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे, और करीबन ये रात में 12:05 के आसपास वो बाहर निकले हैं। यानी 1.5 घंटे की मुलाकात, और यूं ही चुनावी मौसम में 1.5 घंटे 2-3 पार्टियों के बड़े नेता अगर मिल रहे हैं तो वो यूं ही तो नहीं मिल रहे हैं। और फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि 25 सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो मेरे पास भी सूत्रों से जानकारी यही निकल के आ रही है कि बीजेपी को 5 से 6, 3 जो जनसेना पार्टी और उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू 16 से 17 सीटों पर, जिस बात का भी आपने जिक्र किया है। और यह फॉर्मूला तब निकल के सामने आया है जब इन नेताओं के बीच में चर्चा शुरू हो गई है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो अमित शाह से मुलाकात हुई है, ये कहा यह जा रहा है कि पवन कल्याण ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि टीडीपी और जन कल्याण जो पार्टी है उसके बीच में आंध्रा में पहले ही समझौता हो गया था, और वहां से पवन कल्याण की तरफ से यह एक पहल की गई है कि क्यों नहीं चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए का हिस्सा बनते हैं और एक एनडीए के गठबंधन के तौर पर यहां चुनाव लड़ा जाए, और उसी तरफ अब ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, एनडीए में ये शामिल होंगे अगर दल टीडीपी और पवन कल्याण जनसेना वाले अगर शामिल हो जाएंगे एनडीए में, तो ठीक है। लोकसभा चुनाव को लेकर तो ये फॉर्मूला सामने निकल कर आ रहा है जिसका जिक्र अभी अंकित कर रहे थे। राज्य की राजनीति पर किस रूप में प्रभाव पड़ने वाला है इसका? जी देखिए, अगर राज्य की राजनीति की बात करें तो जाहिर तौर पे एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की वापसी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा टीडीपी के लिए। टीडीपी जनसेना दोनों इकट्ठा होकर चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर दोनों चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी राज्य में होने हैं। जगन मोहन रेड्डी की सरकार है। पिछले चुनाव अगर की बात करें तो 175 में से 150 सीटें जीती थी जगन मोहन रेड्डी ने, और मैसिव मैंडेट के साथ उन्होंने सरकार बनाई। ये चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बहुत ही क्रूशल इलेक्शन है, और इसी क्रूशल इलेक्शन को देखते हुए लगातार कोशिश में है कि बीजेपी के साथ उनको मिले। बीजेपी का साथ क्यों मिले? सबसे बड़ी वजह कि उनको एक मोरल बूस्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ जो एक कहा जाता है कि सपोर्ट जो उनको ग्राउंड पर एक तरीके से बड़े भाई बीजेपी का मिलेगा, उससे उनके कार्यकर्ताओं को उत्साह मिलेगा। दूसरी तरफ मैं दरअसल ये समझना चाह रही थी कि एक तरफ वाईएसआर जगनमोहन जो हैं वो इस पोजीशन में नजर आते हैं कि उनकी घेराबंदी की जाए। कांग्रेस जो है उन्हीं की बहन शर्मिला को अपने पाले में ले आई है, वो वहां पर अपने भाई की घेराबंदी कर रहे हैं। बावजूद इसके क्या वाईएसआर जगनमोहन जो है वो इतनी मजबूत पोजीशन में है कि उनकी घेराबंदी टीडीपी अपने दम पर नहीं कर पा रही, और इसी वजह से टीडीपी, जनसेना, पवन कल्याण ये एनडीए में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर घेरने की रणनीति बनाई जा रही है? जाहिर तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा रुमाना। देखिए, 175 में से 150 सीटों पर जीत हासिल करना, और उस चुनाव में चंद्रबाबू नायडू मात्र 20 से 25 सीटों पर 27 सीटों पर सिमट कर रह गए थे, और उसके बाद भी उनको अपने पार्टी को बचाने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। लगातार केसेस मिलते रहे, चंद्रबाबू नायडू को जेल तक जाना पड़ा, करीब उनको 2 महीने के आसपास जेल में रहना पड़ा, और उसके बाद उनकी वापसी होती है। और ऐसे मौके में विंडिक्टिवनेस के आरोप हमेशा से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी लगाती रही है, जगन
जगनमोहन रेड्डी के ऊपर, और ऐसे में बीजेपी का साथ अगर उनको मिलता है तो जाहिर तौर पे मोरल बूस्टिंग ज्यादा होगा। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए आशीष कह रहे हैं, मतलब एक तरीके से समझना चाहिए इस रूप में कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं कहीं ना कहीं आंध्र की राजनीति में इस बार वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी वजह से उनके लिए एनडीए के साथ जाना, बीजेपी का साथ मिलना जरूरी इस वक्त बनता है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच बिहार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने मुलाकात की है। दोनों के बीच बिहार में लोकसभा को लेकर सीट बंटवारे पर बात हुई है। इतना ही नहीं, दिल्ली में गुरुवार को बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की भी बैठक हुई है। तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कह रहे हैं, पिछली बार हम 6 सीट पर चुनाव लड़े थे, इस बार भी हमारी इतनी ही भागीदारी बनती है। 2014 में हम चुनाव लड़े थे तो 7 सीट पे लड़े थे, आपको याद ही होगा, और 2019 में हम लोग 6 सीट पे लड़े थे और 1 राज्यसभा थी। अब 20 में जब हम अलग हुए, अब पुनः जब फिर एनडीए में हम शामिल हुए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात करने के उपरांत शामिल हुए थे, तो हमारी तो इतनी हिस्सेदारी है ना। बाकी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए आधिकारिक रूप से होंगे, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित, जिस तरीके का सियासी गणित उभर रहा है बिहार में, उसमें चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये 6 सीट वाली जिद, इस पर बात बनेगी क्या, या फिर चिराग पासवान एनडीए से बाहर का रास्ता देख सकते हैं? पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं कि क्या चिराग पासवान एनडीए से बाहर का रास्ता देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त अगर मैं बात करूं तो इस वक्त अभी जो है उसकी संभावना कम दिख रही है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाता है किसी को नहीं पता, और ये हमने पिछले जो कुछ दिनों में तो खास तौर पर देखा है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो चिराग पासवान के एनडीए से बाहर जाने की संभावना कम दिख रही है। और अभी जो 10-15 मिनट पहले ही मैं बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से बात कर रहा था जो बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन जब ये सवाल ये पूछा कि आखिर कितनी सीटें, क्या वो जो 6 सीटों के लिए लगातार दावा किया जा रहा है, तो उस पर कहा गया कि अभी वो कहना जल्दबाजी है क्योंकि बातचीत चल रही है। लेकिन रोमाना एक चीज तो कंफर्म है कि एलजेपी को चिराग और पशुपति पारस जो लगातार उनके खेमे अलग अलग दावा कर रहे हैं कि उनको 6 सीटें मिल जानी चाहिए, तो वो तो मुमकिन नहीं है। दोनों को जोड़कर भी क्या 6 सीटें मिलेंगी, उस पर भी सवाल है, क्योंकि चर्चा यह है कि दोनों यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस गुट को मिलाकर भी 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। ये चर्चा का विषय है। और महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तो दूर तक यहाँ पर कोई वो आंकड़ा नहीं बन सकता है ना, क्योंकि ये तो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 17-17 पर बीजेपी और जेडीयू बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना है, जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करना है, तो फिर ले देकर वो जो सीटों का दायरा है वो तो बहुत घटता है ना, और उसी में कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे क्या चाचा भतीजा, यही बिहार में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जिस पर दारोमदार है कि एनडीए की शक्ल क्या उभरती है बिहार। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं, लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। आज से आम आदमी पार्टी लोकसभा कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लोकसभा कैंपेन लॉन्च करेंगे आज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लोकसभा कैंपेन की शुरुआत होने जा रही है। तो आज से आम आदमी पार्टी के लोकसभा कैंपेन की शुरुआत दिल्ली दफ्तर में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान मौजूद होंगे और लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, क्या है आम आदमी पार्टी की तैयारी? समीकरण की समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर तो गठबंधन है कांग्रेस के साथ, पंजाब में कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी लड़ाई है आम आदमी पार्टी की, तो ऐसे में ये कैंपेन जो लॉन्च हो रही है, क्या दिल्ली और पंजाब के लिए अलग अलग कैंपेन या एक ही कैंपेन है?
जी बिल्कुल रोमाना, क्योंकि अभी सिर्फ दिल्ली में अपने कैंडिडेट उतारे हैं आम आदमी पार्टी ने, और चंडीगढ़ की बात करें वहाँ पर तो कांग्रेस के कैंडिडेट रहेगा, लेकिन कुरुक्षेत्र जो हरियाणा का एक सीट जो मिली है वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है। तो इन इलाकों में हरियाणा में और दिल्ली में खास तौर पर किस तरीके का कैंपेन रहने वाला है, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस और गठबंधन में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो उसको लेकर आज एक कैंपेन बड़ा लॉन्च किया जाएगा। इसलिए भगवंत मान भी यहाँ पर रहेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे। पंजाब इसमें इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि पंजाब में अभी उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, उसके लिए अलग से कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। लेकिन पूरा फोकस जो है इस वक्त दिल्ली और हरियाणा की एक सीट पर, यानी कि 4 सीट दिल्ली और 1 सीट हरियाणा, मतलब इन 5 सीटों पर कैंपेन ये पूरा का पूरा जो है वो नजर आएगा। इसके साथ साथ असम में भी 3 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी उतार चुकी है, वहां के भी कैंडिडेट को आज पार्टी दफ्तर बुलाया गया है। उनको किस तरीके के मूल मंत्र दिए जाएंगे ये भी यहाँ पर देखना होगा। खास तौर पर जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि उनकी एक तरीके से ट्रेनिंग सेशन भी होगी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उन्हें जीत का मंत्र भी देंगे। कुछ प्रमुख एजेंडे जो आम आदमी पार्टी के हैं, जिनके आधार पर आम आदमी पार्टी ये पूरा लोकसभा चुनाव लड़ेगी, वो एजेंडे भी आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उनके सामने रखेंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से बजट में 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है, तो उसको भी कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस बात को लेकर कैसे कैंडिडेट लोगों के बीच जाएंगे ये भी देखा जाएगा। कल ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो बिजली में सब्सिडी मिलती है उसका भी 1 साल और बढ़ा दिया, यानी कि जो हर साल मिलती है उसको कैबिनेट में पास करना होता। तो फिलहाल ये कैबिनेट में पास कर दिया गया है, उसको भी बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी प्रचारित करना चाहती है कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी अब तक देने में वो कामयाब रहे और आगे भी देते रहेंगे। तो इन तमाम मुद्दों के साथ, एजेंडों के साथ आज अरविंद केजरीवाल इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तमाम कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुंचेंगे। शुरुआत होगी, दर्शकों को दिखाएंगे हम वो तस्वीरें भी, क्या है वो कैंपेन जो लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉन्च की जाएगी, नजर हमारी है। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे। 1 मार्च से आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, एक तरीके से राज्यों का मैराथन दौरा कर रहे हैं। 1 मार्च को पश्चिम बंगाल में थे पीएम मोदी, धुआंधार दौरे का कार्यक्रम उनका शुरू हुआ था। और अब आज तारीख 8 मार्च है, आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में होंगे। 2 दिन के असम दौरे पर पहुंच रहे हैं पीएम। असम को 18,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे और फिर कल यानी 9 मार्च को प्रधानमंत्री कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी करेंगे। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। मैं नॉर्थ ईस्ट को उसी तरफ विकसित होते देख रहा हूं जैसा पूर्वी एशिया को दुनिया देखती है। नॉर्थ वेस्ट के बाद अब ईस्ट की बारी है। 4 मार्च से राज्यों का मैराथन दौरा कर रहे प्रधानमंत्री मोदी आज देश के पूर्वी हिस्से यानी असम में होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य को विकास दे रहे प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचेंगे। पीएम असम में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1 महीने में दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री असम के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री असम पहुंचे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने असम को 11,000 करोड़ की सौगात दी थी। तब पीएम ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के पूरा होने के बाद हर साल और ज्यादा श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर सकेंगे। और मैं देख रहा हूं कि मां कामाख्या के दर्शन की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये टूरिज्म का प्रवेश द्वार बन जाएगा। जो भी यहां आएगा
पूरे नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की ओर बढ़ेगा। आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों समेत 23 विजेताओं को सम्मानित करेंगे। विजेताओं को सम्मानित करने और दिल्ली में दूसरा कामकाज खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री असम के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे तेजपुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री काजीरंगा पहुंचेंगे। काजीरंगा के कोहरो रेंज में असम पुलिस गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार सुबह 5:30 बजे पीएम पार्क में प्रवेश करेंगे। पीएम पार्क में करीब 2 घंटे तक रहेंगे। प्रधानमंत्री की सफारी के लिए काजीरंगा पार्क में हाथी और जीप दोनों को तैयार रखा गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी काजीरंगा आएंगे। काजीरंगा वासियों ने एक कथा मिलके 1 लाख दिए जलाए। बहुत बड़ी बात है, पहले कभी ऐसा नहीं है। काजीरंगा से पीएम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। यहाँ पीएम पश्चिम कामेंग में सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे और फिर ईटानगर में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद फिर असम लौट आएंगे। असम के जोरहाट में पीएम होलोंगा पाथर में प्रसिद्ध अहोम योद्धा लाचित बोरफुकन की 84 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसे स्टैचू ऑफ वेलोर नाम दिया गया है। पीएम का जोराहाट के मेलंग मेटेली पोथार में एक जनसभा का भी कार्यक्रम है। इस जनसभा के बाद प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम 768 करोड़ रुपए की लागत से डिगबोई रिफाइनरी के विस्तार प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। 510 करोड़ की लागत से गुवाहाटी रिफाइनरी के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। पीएम बरौनी से गुवाहाटी तक पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। पीएम शिव सागर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे और बी बरुआ कैंसर संस्थान गुवाहाटी में एक शिशु देखभाल इकाई का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम धूपधारा से चायगांव और न्यू बोंगाई गांव से सरभोग तक रेल लाइनों के दोहरीकरण की 2 रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के बने 5,50,000 घरों के गृह प्रवेश समारोह में भी वर्चुअली शामिल होंगे। मार्च की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 1 मार्च को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। 2 मार्च को पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल और बिहार को विकास की सौगात दी थी। 3 मार्च को पीएम मोदी ने दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की थी। 4 मार्च को पीएम तेलंगाना पहुंचे थे। 4 मार्च को ही पीएम ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में परमाणु ऊर्जा से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत की थी। 5 मार्च को पीएम ने तेलंगाना के संगारेड्डी और ओडिशा के चंडीखोल जाजपुर में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की थी। 6 मार्च को पीएम पश्चिम बंगाल के बारासात और बिहार के बेतिया पहुंचे थे। 7 मार्च को प्रधानमंत्री ने कश्मीर के श्रीनगर से देश को विकास की सौगात दी थी। 8 मार्च यानी आज पीएम पहले दिन में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर असम रवाना होंगे। 9 मार्च को पीएम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, फिर लौटकर असम को विकास की सौगात देंगे। 10 मार्च को पीएम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। 11 मार्च को पीएम दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रम से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 12 मार्च को पीएम गुजरात की साबरमती और राजस्थान के पोखरण का दौरा करेंगे। 13 मार्च को पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात और असम में 3 महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री देश को करोड़ों के डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट की सौगात दे रहे हैं।